नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज पर एक खास शख्सियत पर हम बात करने वाले हैं। जी हां, दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जीवन पर कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे, प्रदेश सरकार के कामकाज पर बात करेंगे, दिल्ली से जो बजट आया है पूरे देश का उस पर बातचीत करेंगे। विजय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन, स्वागत। और आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय जोहार, जय श्री राम। अमूमन जब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुद्दों पर बात होगी। मुझे लगता है कि आपको टीवी का एंकर होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शुरुआत है वैसा लग रहा है जैसे कोई एंकर शुरुआत करता है। खैर, मुद्दों पर बात करते हैं। पाटन आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है और बीजेपी से पहले, कई दशक पहले, कई साल पहले आप कांग्रेस में थे। कांग्रेस से आप चुनाव भी लड़े और जिसे कहते हैं कि मूल इकाई, जो छोटी इकाई होती है नगर पालिका जैसी, जहां से राजनीति की शुरुआत होती है, वहां से आपने चुनाव लड़ा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से आपका मोह भंग हो गया और आप बीजेपी में चले गए? नहीं, पहले बता दूं कि मैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ा जी। मैं कांग्रेस छोड़ के, तत्काल कांग्रेस छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ा जी। और उसके पीछे कारण है, आपने जैसे कहा कि मैं 87-88 से ब्लॉक युवक कांग्रेस, जो सिरसा कला ब्लॉक युवक कांग्रेस है, जी। उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और मेरे पिताजी और मेरा परिवार जनसंघी थे। जी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि पिताजी ही के ही आज्ञा अनुसार मुझे कांग्रेस जाना पड़ा और वहाँ सम्मानपूर्वक मुझे दायित्व भी मिला। मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन भी किया। उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है कि हम लोग जब युवा थे तो हमने एक क्रांति क्रीड़ा मंडल की टीम बनाई थी और उसके माध्यम से हम लोग टूर्नामेंट वगैरह कराते थे गांव में पढ़ने का आने के बाद गांव में ही एक्टिविटी में, रचनात्मक कार्यों में लग गए और खेल एक्टिविटी में भी लग गए। हम लोग गांव के बहुत सारे संरचना को कैसे अच्छा करें, ये हम लोग अपने टीम के माध्यम से करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी में हम लोग हिस्सा लेते थे। तो उस समय हम लोग अतिथि जो रहते थे उसको विधायक या तो कोई हमारा साडा था, एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई दुर्ग, उसके अध्यक्ष को भी बुलाते थे। तो उस साल हमने माननीय अनंत राम वर्मा जी उस समय तात्कालिक विधायक थे, उसको हमने अतिथि के रूप में बुलाया था पुरस्कार वितरण में, और चाय के लिए, नाश्ते के लिए हमारे घर में वो आमंत्रित किए माननीय पिताजी हमारे। क्योंकि पहले पक्ष और विपक्ष बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक व्यवहार निभाते थे और वही परिपाटी हमारे यहाँ भी थी। तो पिताजी जनसंघी होते हुए भी घर में हम लोग उसको बुलाए। तो घर में ही चर्चा करते करते एकाएक पिताजी से आदरणीय वर्मा जी ने, जो विधायक थे, उन्होंने कहा कि भैया आप तो हमारे विरोधी हैं, एक आध बच्चे को मेरे को दे दीजिए। और उसी दौरान मैं चाय लेके आया ट्रे में और मुझे ही देखते पिताजी ने कहा, विजय अब तुम अनंत राम जी के साथ रहना। ये आदेश था उनका और मुझे पालन करना था। 15-20 दिन बाद, मुझे 15 दिन ही बीता होगा, और एक पत्र आ गया, नियुक्ति पत्र, कि आपको यहाँ युवक कांग्रेस का अध्यक्ष का दायित्व निभाना है। जी। पहले तो सचिव का दायित्व दिए, फिर अध्यक्ष का दायित्व दिए। तो उस समय गठन किया। तो जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो हमारी कमेटी में हमने उसको महामंत्री बनाया। जी। वो भी अलग घूम रहे थे, कांग्रेस में जुड़े भी नहीं थे, अपने पिताजी के साथ और कई प्रकार की एक्टिविटी में रहते थे। और उन्होंने कहा कि मुझे महामंत्री बनाइए, मैं कांग्रेस में प्रवेश कर रहा हूँ। तो इस तरह उनको कांग्रेस के मेंबर भी बनाए और उसको महामंत्री भी बनाए। जी। फिर हमारी टीम बनी, 2 महामंत्री थे और बाकी टीम बनी, और हम लोग ने लगभग 52 गांव, जो पाटन विधानसभा के 52 गांव हमारी जिम्मेदारी में था, जिसको एक ब्लॉक का दर्जा दिया गया था, संगठन ब्लॉक का, उसके लिए हम लोग लग गए और अपने दायित्वों को इतना अच्छी तरह हम लोग ने निर्वहन किया कि जब 89 में लोकसभा चुनाव हुआ तो
माननीय चंदूलाल चंद्राकर जी जो पूर्व के मंत्री भी थे, बहुत पत्रकार थे, ओजस्वी पत्रकार थे, सबसे ज़्यादा विदेशों में घूमने वाले हमारे वो नेता थे पत्रकारिता के माध्यम से। वो जीते और जीत में हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए। और पर ऐसा क्या हुआ कि जोड़ी टूट गई? अब किस्मत उसके साथ थी। मैं किस्मत को बहुत मानता हूँ। कर्म तो सभी लोग करते हैं, अच्छा कर्म ही करते हैं, बुरा कर्म ही करते हैं, लेकिन किस्मत जिसके साथ है तो अच्छा करने वाला भी चूक जाता है किस्मत खराब है तो, और कुछ गलत किस्म कार्य करने वाले भी, कुछ जो अच्छे चरित्र वाले अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उससे कम दर्जा रखने वाले लोग भी किस्मत के भरोसे आगे बढ़ अच्छा, जाते हैं। आपने कभी सोचा होगा उस समय कि मतलब भूपेश बघेल जो आपकी कार्यकारिणी में महामंत्री थे वो राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे तो हम लोग कुछ भी नहीं थे। जी। मैं भी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बन जाऊंगा, सांसद सांसद बन जाऊंगा। मेरे मन में, मैं अपने दिमाग को खाली रखता हूँ, मैं कभी भी बहुत बड़ी आकांक्षा पाल के नहीं रखता। देखिए, लेकिन एक चीज है, आप भी विधायक बने, आप सांसद बन गए बीजेपी में आके, तो ये एक टैलेंट होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, आपके अंदर भी टैलेंट होगा। भूपेश बघेल जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनमें भी कोई ना कोई टैलेंट होगा। वो कौन सा टैलेंट था कि जो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? सबसे पहले तो जो पहले सवाल का जवाब दे लूँ कि कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ा। जी। 1993 में उनको, भूपेश बघेल को टिकट मिल गई, और वो भी बी फॉर्म चेंज करके मिली, फर्जी ढंग से मिली। अच्छा। ये खुलासा हुआ था उस समय, पेपरों में बहुत आया था। फिर उसके बाद हम लोग ने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, तन मन धन सब कुछ लगाया। मैं भिलाई स्टील प्लांट में उस समय नौकरी करता था। मैंने अपने सीपीएफ फंड से मैं लोन भी उठाया उस चुनाव के लिए 20,000 का, और बहुत हम लोग मेहनत करके, मतलब ये परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। कुछ कांग्रेस के लोग हमको हराने में लगे थे, क्योंकि वो पार्टी टिकट जिसको मिली थी उसके ग्रुप उसी तरह लगे थे, लेकिन फिर भी एकजुटता बनाने में हम लोगों ने सक्षमता हासिल की, सबसे हाथ पैर जोड़े सबको, और वो चुनाव जीते पहला। फिर 98 में उसको टिकट मिली, वो मुख्यमंत्री बनाए गए, दिग्विजय सिंह जी द्वारा मुख्यमंत्री थे, वो मंत्रिमंडल में उनको रखे, दूसरे बार भी मंत्रिमंडल में रखे, फिर परिवहन मंत्री बन गए। तो इस तरह जो सीढ़ी दर सीढ़ी वो बढ़ते गए, उसमें उनका घमंड बढ़ता गया। अच्छा। और हमने ये अनुभव किया कि जो सम्मान उनके द्वारा मिलता था वो सम्मान मिलना बंद हो गया, और बहुत सारे लोग जुड़ते गए उससे, और नीचे पायदान के लोग कटते गए। और हम तो स्वाभिमानी हैं, हमें स्वाभिमान पसंद है, हमको कोई पद के पीछे भागना है या जो पद में बैठे उसके पीछे भागना, ये मेरे पिताजी ने ये संस्कार, माताजी ने ये संस्कार नहीं दिया, इसलिए हम उनको छोड़ दिए। और जब नगर पालिका का चुनाव होना था, जो साडा विशेष विकास प्राधिकरण का खंडन हुआ और उसमें नगर पालिका नगर निगम बने, उसमें भिलाई चरौदा एक नगर पालिका बना। उस चुनाव में वही जो टिकट वितरण में उनसे अनबन हुई, और वो अपने हठधर्मिता के कारण हम लोग को तुच्छ समझ के वो नकार दिए। तो हम लोगों ने 13-14 लोगों ने अलग हटकर ये निर्णय लिया कि हम यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और सब ने मिलकर मुझे वहाँ प्रत्याशी बनाया। उद्देश्य था हराने का, किसके प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे, लेकिन सौभाग्य से जनता का प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि दोनों पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को हमने हराकर वहाँ की जनता ने हमें वो नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व दिया। देखिए, और वो कांग्रेस पार्टी के उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। वो भी मेरे दादाजी थे। मैं नहीं चाहता था अपने दादा के साथ चुनाव लड़ूं, लेकिन उन्होंने उनको ही टिकट देकर एक मेरे मन में कोई संशय जाहिर हो इसलिए किए, लेकिन हम लोग तो चुनौती उसको दिए थे। परिवार तो एक था, खून भी एक ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या अब भी बातचीत होती है? क्योंकि परिवार में कोई, अभी हाल ही में परिवार में एक नया मेहमान भी आया, नन्ना मुन्ना मेहमान भी आया, सुना है कि आप नहीं गए, आपकी धर्मपत्नी गई? नहीं, तो मैं नहीं जाता, वो भी नहीं गई। बातचीत भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं, न पत्नी गई न मेरे बच्चे गए, उनसे मेरा कोई अब न बातचीत है न कोई रिश्ता है। हाँ, उनके छोटे भाई के यहाँ कुछ कार्यक्रम होता है,
उनकी बिटिया की शादी में गया। दादी जब की डेथ हुई उनके माता जी की, तो मैं वहाँ गया। और उसके यहाँ व्यक्तिगत रूप से जो कार्यक्रम होता है वहाँ न उसके शादी में जाता, न ब्याह में जाता, न अन्य कार्यक्रमों में जाता। खासियत क्या उसके घर में वार्षिक श्राद्ध मनाया गया दादी का, तब भी मैं बस दादी जी के छायाचित्र में फूल चढ़ाया, प्रणाम किया और मैं आ गया। जी, एक बड़ी चीज़ है क्योंकि बीजेपी सरकार ने वहाँ बहुत काम किया। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, 15 साल की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी होती भी है, लेकिन सरकार ने ऐसा दावा किया कि हमने बहुत काम किया और ऐसा माहौल बन रहा था कि लगता है कि फिर से एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तमाम तरह की रिपोर्ट भी दिल्ली भेजी गई, लेकिन इतना बुरी तरह से सूपड़ा साफ बीजेपी का वहाँ हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और इतने बहुमत के साथ और इतनी सीटों के साथ कांग्रेस वहां पर आ गई, कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि रमन सिंह ही लड़ रहे थे और भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से नेता थे। झेला भी, आरोप भी लगे, तमाम कानूनी प्रक्रिया से भी उलझे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस ने कहा कि भाई ये व्यक्ति सामने लड़ा है तो इसीलिए मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। लेकिन इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे दावे कहाँ चले गए थे? वाकई में वो बहुत बुरी हार थी और सबको अफसोस भी था। लेकिन जो सच बात है कि एक तो जो कांग्रेस ने एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया, घोषणा पत्र, 36 घोषणाएं की। मतलब जो डालना है, जो झूठ बोलना है, जो फरेब करना है लोगों के साथ, वो सब कुछ उसमें घोषणा पत्र में डाल दिए। शराबबंदी से लेके सब आप सभी वर्गों को लाभ देंगे, चाहे मितानिन हो, आंगनवाड़ी हो, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं जिनको निराश्रित पेंशन मिलता है उसको बढ़ाने की बात कहें, संविदा नियुक्ति में जितने भी हैं उसको रेगुलर कराने की बात कहें, और बेरोजगारों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहें। ये सारे किसानों को बहुत सारे लोग लुभान दिए। किसानों का धान खरीदी हम 2500 में करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू बना। और 2 साल हमारे कार्यकाल में जो बोनस नहीं मिला था उस बोनस को भी हम देंगे, ये बातें भी उन्होंने कही थी। और न जाने कितनी बातें, कर्मचारियों के हित में ये करेंगे, वो करेंगे, पुलिस वालों को एक दिन का हम छुट्टी देंगे, ये बहुत सारी घोषणाएं की है। और धरातल में आज 1-2 को छोड़ से, चाहे धान की खरीदी की बात हो, उसमें भी 4 किस्त में हमको पैसा दे रहे हैं। एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ लूट रहे हैं। तो ये चारों तरफ से लूट है। सरकार तो बहुत गर्व से कह रही है, सरकार इस बात को जमीन पर लेके जा रही है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है और वाकई इसका हमें फायदा। रिकॉर्ड तो हमारे शासन में भी बढ़ते रहा। 15 सालों में जो रकबा था उससे रकबा बढ़ते गए और वो तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज वो हैं तो उनका सौभाग्य है, और हम थे तो हम भी बढ़ा रहे थे, रकबा बढ़ रहा था। क्योंकि लोगों को सही आमदनी मिली ही है, इसलिए जो बहुत सारे और जो छूट जाते थे खेती करने के, जो ज़मीन है बंजर था, उसको भी मेहनत करके लोगों ने खेती नुमा बनाया। और उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है, जो मनरेगा के माध्यम से किसानों को खेती को फिर संरक्षित करने के लिए जो मनरेगा में एक नियम जोड़े हैं, उसके तहत भी हो रहा है। तो ये तो चलने वाली सतत प्रक्रिया है। लेकिन सरकार ये कहती है कि जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं हैं, जिनसे ज़मीन से जुड़े किसान, गरीब लोग जुड़ते हैं, नरवा गरवा का जिक्र वो करते हैं, जिनसे गोबर खरीदने की बात करते हैं, एक नवाचार की बात करते हैं, जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इस योजना को अब केंद्र का लागू करने वाला है। आपको लगता है कि ये वाकई जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुँच पा रही हैं चीज़ें? आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के अपने रिपोर्टर को भेजिए कहीं गौठान में, तो बुरी हालत है। अच्छा। बदतर स्थिति है। और ये पता नहीं कहाँ गोबर खरीदते हैं। मैं तो आज तक गोबर खरीदी केंद्र देखा नहीं हूँ। अच्छा। उनके ही क्षेत्र में, पाटन क्षेत्र में गोबर खरीदी केंद्र कहाँ है ये पता नहीं है लोगों को।
आज जो गौ पालन लोग हैं उसको आप पूछ लीजिए कहाँ आप अपना गोबर भेज रहे हैं। अभी गौमूत्र लूँगा बोले, गौमूत्र का मापने का, ये गौमूत्र है ही, उसकी मशीन है आपके पास। जैसे हम लेक्टोमीटर से दूध की प्रामाणिकता हम सिद्ध करते हैं, अगर कोई भैंस का, भैंसी का, अन्य जानवरों का मूत्र ले आए, आदमी खुद का ले आए, तो कैसे आप पहचानोगे? सही है। वो है ही नहीं है। और ये बोल रहे हैं हम लाख लीटर गौमूत्र खरीद चुके हैं। कहाँ खरीदे हैं? तो उधर उस जिले में जाएंगे तो बताएंगे दुर्ग जिला में, दुर्ग जिला में रहेंगे तो बोलेंगे वो हम सरगुजा में 400 किलोमीटर दूर। विजय जी, बीजेपी को जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे उठा रही है, लेकिन हमारे भी सूत्र हैं, हमारे भी लोग हैं, हम भी इंटेलिजेंस से बात करते हैं। हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए, आज अगर चुनाव हो जाए तो तमाम लोग ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और बीजेपी कमजोर स्थिति में है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते, और उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, मैं भी रखता हूँ जी। मैं भी रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कमजोरी को छिपाऊंगा नहीं जी। मैं खुद भी पार्टी का जिम्मेदार सांसद हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को ये बातें कड़वी लगेगी हमारी पार्टी के, लेकिन सच्चाई को अगर नकारते रहेंगे तो हम जो सोच के बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के हित में जो होना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ के हित में सरकार को नेस्त नाबूद होना चाहिए, भूपेश बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ डूब रही है, करा रही है, झूठ और प्रवेश, भ्रष्टाचार, शराबखोरी का अड्डा बन चुका है, सूखे नशे बिक रहे हैं, मतलब बुरी हालत है। और इस बार अगर जीत गए तो अहंकार की और चरम सीमा होगी। तो उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि आज की स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस भारी है, बीजेपी कमजोर, वो क्यों है? यही तो बता रहा हूं मैं कि ये जो कमजोरी है, हम लोग जो उसके अगर उसका इशू निकालें तो रोज हम लोग 5 इशू निकालें तो चुनाव तक कम पड़ जाएंगे। लेकिन हमारे लड़ने की जो क्षमता होनी चाहिए, जो धरातल पर जाकर हमके लड़ना होगा, उनके जो इस तरह के कृत्य हैं उससे लोगों के सामने हमको ये बताना पड़ेगा कि ये कृत्य कर रहे हैं, इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए। लेकिन विजय जी, अमूमन जो प्रदेश, मतलब मुझे लगता है कि केंद्रीय लीडरशिप या संगठन के तमाम केंद्रीय नेता अभी भी छत्तीसगढ़ को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 4 साल हो गए, 1 साल बचा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, नेता ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कौन टिकेगा। और उसी एक्सपेरिमेंट में अभी हाल ही में 2 लोगों की नियुक्ति हुई, प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए, सीएलपी लीडर नए बनाए गए। सीएलपी लीडर के बेटे बलात्कार का एक मामला था, वो बलात्कार में उलझ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बहुत करिश्माई कोई नेता नहीं है जो पूरे छत्तीसगढ़ पर प्रभाव डाले। जातीय समीकरण अगर देखा जाए, सामाजिक समीकरण अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ का, तो उस हिसाब से क्या नियुक्तियां हो रही हैं? उस हिसाब से आप लीडर डेवलप कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि किसी के चेहरे के बदौलत चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये हमारे नेताओं ने बहुत सारे मंचों में, बहुत सारे प्रेस वार्ता में बोल चुके हैं। हम सिर्फ कमल छाप को लेकर चुनाव लड़ेंगे, ये बातें उन्होंने कह चुके हैं। इसलिए कमल छाप ही हमारा सिंबल रहेगा, जिसको सामने रखकर चुनाव लड़ी जाएगी। हमारे नेतागण कह चुके हैं, उसमें हम लोग भी अपनी सहमति हम लोग देते हैं। अब वो तो नेता जो तय करेंगे, जो आदेश होगा उसको सहमत रहना ही है हमको एक सिपाही के रूप में, और वो ठीक भी है। जहाँ तक बात रही कि आप सक्षम होंगे नहीं होंगे, मैं बता दूं, मुझे पूर्ण विश्वास है व्यक्तिगत रूप से कि माननीय मोदी जी की रणनीति, क्योंकि उनके जो काम करने के तरीके हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं, वो चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका ये मानना है कि जो अभी योद्धा मैदान में दिख रहे हैं, योद्धा वो नहीं होंगे, योद्धा कुछ और होंगे, लेकिन वो संकेत और संदेश केंद्रीय नेतृत्व तो अभी देने वाला है? नहीं, देखिए, मैं किसी नेता की बात तो किया ही नहीं। जी। संगठन में
फेरबदल होते रहते हैं, जवाबदारियां मिलते रहती है, उसमें पदाधिकारी बदलते रहते हैं। बहुत सारे अभी प्रदेश में भी बदले, पिछला चुनाव जिन जिन प्रदेश में हुआ वहाँ भी यही स्थिति थी। तो ये परिपाटी हमारे पार्टी की है, हमारे नेतागण उसका आकलन करते हैं, उनकी टीम है, उनके बहुत सारे जो संसाधन हैं उसके माध्यम से वो लोग तय करते हैं। और अभी माननीय माथुर जी जैसे सक्षम हमें प्रभारी भी मिले हैं जी। नितिन नवीन जी फील्ड के हमारे नेता हैं। संगठन के दृष्टिकोण से माननीय शिव प्रकाश जी हैं, माननीय अजय जामवाल जी हैं, ये लोग हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि कहीं न कहीं एक उस रूप में मंथन चल रहा है जिसमें हम तो नहीं रहते, लेकिन हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप ज़मीन पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, उस तरीके से मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, इसलिए आप तमाम सरकारी एजेंसियों के द्वारा मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं, छापे डाल रही हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार। गलत बात है। वो सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी हमारी, सदस्यता संख्या वाली हमारी पार्टी है और हर जगह हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं। मैं यही उल्टा उनके ऊपर आरोप लगाऊं कि हमारे लोगों को प्रताड़ित करके दबाने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर धारा 40 लगा देना, उनको प्रताड़ित करना। जो यहाँ पैसा जाता है पंचायती राज में त्रिस्तरीय बंटने के लिए, उसकी हिस्सेदारी को भी तुम अपनी योजना में लगा देना। और उसके बाद हमारे जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्य को जो भागीदारी 15 वित्त आयोग की राशि यहाँ से जो जारी है उसमें हिस्सेदारी ना देना, सिर्फ कांग्रेस के सदस्यों को बांट देना, अपना धौंस दिखा के सरकार के अपने कलेक्टर और उसके माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, जिला पंचायत सीओ के माध्यम से। तो आरोप तो हम भी लगा रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो सरकार चाहे कल बनी हो, चाहे परसों बनी हो, चाहे चुनाव का वक्त हो, वो तो प्रक्रिया अपना एजेंसियां करती हैं, ईडी हो चाहे राजनीति में। आपको नहीं लगता कि ये शुरुआत बड़ी गलत हो गई है राजनीतिक विद्वेष की, कि तुम हमको तंग करो, हम आपको परेशान करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सरकारी एजेंसियों ये बिल्कुल चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है जी। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो दूसरी बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करें, मालामाल वो हो। छत्तीसगढ़ को लगभग 60,000 करोड़ के ऊपर का कर्ज वो ला दे, और अभी तो शायद और बढ़ गया है, मैं ये पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अभी और बढ़ गया है, हो सकता है 70,000 करोड़ हो गया हो। तुम लूटो और तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। अगर किसी माध्यम से, ईडी के बहुत सारे एजेंसियां धरातल तक काम कर रही हैं, और उसके माध्यम से कोई इशू आता है तो कार्रवाई होना ही है, और होते रहा है। ये इतिहास है, उनकी सरकार में भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। आप बड़े तो अपना काम कर रहे हैं। आप बड़े एग्रेसिव हैं, और केंद्रीय नेतृत्व कुछ ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्हीं के घर में घेरा जाए, और घेरने के लिए एक चेहरा, एक नाम विजय बघेल है। तो माना जाए कि केंद्र सरकार से बहुत जल्दी संकेत मिलने वाला है, आपको थोड़ा ऊपर बनाया जा रहा है, केंद्र सरकार में मोदी जी की टीम में आप आने वाले हैं। नहीं, मोदी जी ने और पार्टी ने ऊपर तो बना ही दिया है, थोड़ा सा और ऊपर, सांसद की टिकट दिए, और जनता ने इतना जनादेश दिया। मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, और पार्टी का भी, और हमारे माननीय मोदी जी का भी, हमारे शीर्ष नेताओं का भी, कि मैं तो कहीं लाइन में नहीं था टिकट के जी। मैं तो 2013 में चुनाव हारा हुआ व्यक्ति था, 18 में मुझे विधानसभा टिकट नहीं मिली, तो कल्पना से बाहर था मेरे लिए। और मैं जैसे पहले बताया, मैं वर्तमान में जीता हूँ, महत्वाकांक्षी नहीं रखता, जो किस्मत में होगा मिलेगा। अपने कर्म का निर्वहन मैं हमेशा करता हूँ, जो मेरे क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं। और मेरे को एकाएक टिकट मिली, खुशी हुआ, और जनता ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट से रिकॉर्ड जीतने का बनाया। मैंने नहीं बनाया, जनता ने बनाया, और वो भी ऐसे चैलेंजिंग लोकसभा, जहाँ मुख्यमंत्री, जहाँ कृषि मंत्री, जहाँ गृह मंत्री, जहाँ पीएचई मंत्री, और 9 में हमारे एक ही विधायक, 8 विधायक कांग्रेस के, 9 के 9 विधानसभा में
इवन मुख्यमंत्री के विधानसभा में भी लीड मिली। ये सौभाग्य लोगों ने पार्टी के माध्यम से मुझे दिया। शायद उसका कारण है कि आप गुनगुनाते भी हैं कि चला जाता हूं अपनी धुन में धड़कते दिल के। आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, एक गाना हो जाए। नहीं, गाना तो मैं 2-3 गाना मुझे याद है, बाकी अच्छा तो देख के ही गा सकता हूँ। गुनगुना दीजिए। मैं तो एक भजन हमेशा जब भी कोई मंच पे मौका मिलता है, और कोई रियाज नहीं करता मैं, ऐसी शौकिया तो एक भजन है, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ है। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी के करीब आप पहुंच गए हैं, और जो जीवन का सार है उस सार भी आपने बता दिया है कि जीवन का यही एक सार है। विजय जी, आपने हमसे बात की, तमाम मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर बात की। आपको भविष्य के लिए हम अभी से ढेर सारी हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ में एक और गीत है जो आह्वान गीत है, जो चुनाव में मैं हर मंच में प्रायः गाया। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, होगी रे परे हफ्ते मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो ना, मोर संग चलो जी। और इस गीत के साथ सब संग चल दिए, और जैसे आपसे चर्चा हुई, काफिला बनता गया और एक रिकॉर्ड बनाए। और आज भी मैं उन मेरे मतदाता को, भाइयों को, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक शीर्ष दिया, और आज दिल्ली में अगर हम संसद में माननीय मोदी जी के साथ बैठ के अनेक इतिहास गढ़ रहे हैं, वहाँ आने का सौभाग्य दिया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।